बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं सर के बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे पास फैटी एसिड की ब्रेकडाउन होती है और इससे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या है हमारे पास? बीटा ऑक्सीडेशन is breakdown of fatty acid for what purpose? To produce energy। हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम फैटी एसिड की ब्रेकडाउन करते हैं और इससे फिर क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फैटी एसिड को अगर हम देखें तो हमारे पास हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, ओमेगा भी है, ओमेगा ऑक्सीडेशन भी है, अल्फा भी है। लेकिन यहाँ पर हम किसको डिस्कस करेंगे? बीटा ऑक्सीडेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन की कि हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन विद इन सेल कहाँ पर अक्कर होता है, तो हमारे पास ये कहाँ पर अक्कर होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अक्कर होता है। और अगर आर्गन की बात करें तो हमारे पास ये हार्ट, किडनी एंड लीवर में क्या होता है, हमारे पास अक्कर होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो कि एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के मुतालिक। हमारे पास पहला पॉइंट ये है, और ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि हर बीटा ऑक्सीडेशन पर एक फैटी एसिड की हम क्या करें, ब्रेकडाउन करते हैं ना, तो हर बीटा ऑक्सीडेशन पर हमारे पास 2 कार्बन क्या होंगे, रिमूव होंगे। एवरी ऑक्सीडेशन पर जब हम पढ़ेंगे प्रोसेस में तो ये समझ आ जाएगा, लेकिन यहां पर नोट कर लो कि फॉर एवरी ऑक्सीडेशन कितने कार्बन रिमूव होंगे? 2 कार्बन रिमूव होंगे कंपाउंड से। फर्स्ट का फॉर्मेटिक एसिड है। ठीक है, तो इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक ऑक्सीडेशन मींस एक साइकिल पर कितने कार्बन रिमूव होंगे? 2 कार्बन रिमूव होंगे। और एवरी ऑक्सीडेशन पर मींस एक साइकिल में क्या प्रोड्यूस होगा? एक एसिटाइल कोएंजाइम भी प्रोड्यूस होगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम ये प्रोड्यूस होगा। स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं किसके मुतालिक? बीटा ऑक्सीडेशन के मुतालिक। अब आते हैं प्रोसेस की तरफ कि हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रोसेस जो है अगर हम बीटा ऑक्सीडेशन को देखें तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में। बीटा ऑक्सीडेशन हमारे पास 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है हमारे पास, स्टेप नंबर 1, वो है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन साइटोसोल। पहले हम साइटोसोल में फैटी एसिड क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर मैं वो डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास सेल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला प्रोसेस होगा। पहला स्टेप कहाँ पर होगा? पहला स्टेप हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन साइटोसोल। ये पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पर होगा। ठीक है, अब कैसे एक्टिवेट होता है हमारे पास? फैटी एसिड जो है हमारे पास वो रिएक्शन कर देता है कोएंजाइम ए के साथ, कोएंजाइम ए के साथ रिएक्शन कर देता है और क्या बना देता है हमारे पास? एसाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये है फैटी एसिड प्लस हमारे पास क्या है, ये कोएंजाइम ए है। इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है हमारे पास? ये बना देता है एसाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 ATP यूज होती है, 2 ATP, और एंजाइम यूज होता है वो होता है हमारे पास थायोकाइनेज।
ठीक है, एंजाइम थायोकाइनेज यूज होता है और 2 एटीपी यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड के लिए कितनी एटीपी की जरूरत होती है? 2 एटीपी की जरूरत होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये एस चला जाता है, ठीक है, फिर इससे क्या बन जाता है हमारे पास, ये हमारे पास फैटी एसिड, ठीक है, ये हमारे पास फैटी एसिड, ये हमारे पास है कोएंजाइम ए, इसलिए क्या बन गया, एसाइल कोएंजाइम ए। अब हमारे पास ये पहला स्टेप साइटोसोल में कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा हमारे पास, ये फैटी एसिड जो हमने एक्टिवेट किया हुआ है एसाइल कोएंजाइम में, ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड है, इसको हमने अब ट्रांसपोर्ट करना है कहां पर, हमने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसको लाना है। एसाइल कोएंजाइम को हमने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लाना है, तो हमारे पास सेकंड स्टेप जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये पहला स्टेप हमारे पास हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। पहला स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया, अब आते हैं हमारे पास सेकंड स्टेप की तरफ कि हमारे पास सेकंड स्टेप कैसे होगा। ट्रांसपोर्टेशन सिंपली लिख देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड, या ट्रांसपोर्टेशन, फिर वो लेंथ हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हमारे पास अगर देखें, ये पहला स्टेप हुआ है, पहला स्टेप हमारे पास हो गया साइटोसोल में। अब दूसरा स्टेप यहाँ पर होगा। देखिए हमारे पास इनर मेम्ब्रेन जो है, डबल मेम्ब्रेन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन हमारे पास इम्परमिएबल है फैटी एसिड के लिए। ये जो हमने फैटी एसिड को एक्टिवेट किया है, ये इनर मेम्ब्रेन से हमारे पास नहीं हो सकता। तो हमारे पास कैसे जाएगा, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर हमारे पास क्या होते हैं, स्पेशल क्या होते हैं, कैरेटिनिन कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर कैरेटिनिन कैरियर प्रोटीन, जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं, कैरेटिनिन शटल भी कहते हैं, कैरेटिनिन शटल भी कहते हैं, ठीक है। ये इस कैरेटिनिन शटल के जरिए से ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड साइटोसोल से कहां पर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, लेकिन ये एक खास तरतीब से जाएगा। ये वाला प्रोसेस भी हमारे पास एक ऐसे नहीं कि सीधा यहाँ पर चला गया, लेकिन इसके लिए एक खास प्रोसेस है कि किस प्रोसेस के थ्रू ये एक्टिवेटेड एसाइल कोएंजाइम ए जो है हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है। तो इसके लिए एक मैं डायग्राम बना देता हूँ, उस डायग्राम से हम सीखते हैं कि कैसे हमारे पास एक्टिवेटेड फैटी एसिड जो है हमारे पास वो फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कैसे जाता है। अब इसको ये वाली जगह को मैं क्या करता हूँ, बड़ा करके यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। फर्ज करते हैं कि हमारे पास ये फर्ज करती है हमारे पास क्या, ये वाली जगह मैंने उसको मेंशन किया है, इसको मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, वो जगह मैंने यहाँ पर रख दी। अब हमारे पास जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है वो यहाँ पर है, मींस इनर, ये इनर मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर है, यहाँ पर ये हमारे पास आउट है, इसके दरमियान हमारे पास वो मौजूद है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर जा नहीं सकता, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं कैरेटिनिन एसाइल ट्रांसफेरेज 1। ये इनर मेम्ब्रेन है, इसको मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं कैरेटिनिन एसाइल ट्रांसफेरेज 1। इसकी मदद से ये वाला जो हमारे पास एसाइल कोएंजाइम ए है, ये किसके साथ रिएक्शन कर देता है, कैरेटिनिन के साथ, कैरेटिनिन के साथ रिएक्शन कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, और क्या बना देता है, ये चीज बना देता है, कैरेटिनिन इसके साथ क्या गया, जुड़ गया।
और ये कोएंजाइम ही हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर रिलीज हो जाता है। ये वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास, ये जिसको हम कहते हैं एसाइल कैरोटीनिन जो है, ये एसाइल कैरोटीनिन, अब यहाँ पर मैंने कहा कि क्या मौजूद होते हैं, कैरोटीनिन हमारे पास जो कैरोटीनिन शटल है वो मौजूद होता है। तो इसके जरिए से ये कहाँ पर जाता है, चला जाता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स चला जाता है। ये वाला चीज यहाँ पर चला गया, ये चीज यहाँ पर चला गया। अब हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, वही एक्टिवेटेड, हमें इस चीज की जरूरत है क्योंकि प्रोसेस सारा इस पर होगा। तो क्या होता है हमारे पास, इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड पर हमारे पास एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं कैरोटीनिन एसाइल ट्रांसफेरेज 2, वो 1 था, ये 2 है। इसकी मदद से हमारे पास क्या होता है, ये रिएक्शन करते हैं हमारे पास किसके साथ, कोएंजाइम ए के साथ, ठीक है। और क्या बना देता है, एक हमारे पास बना देता है यही एसाइल कोएंजाइम ए, एसाइल कोएंजाइम ए ये बना देता है, ठीक है। और कैरोटीनिन वापस रिलीज हो जाता है। जो कैरोटीनिन वापस रिलीज हो जाता है वो इसका प्रोसेस आगे से हमारे पास होगा। ये कैरोटीनिन फिर वापस आता है, फिर ये वाला प्रोसेस होता है, फिर ये प्रोसेस ऐसे आता है और ये प्रोसेस हमारे पास साइकिल की तरह चलता है। ये कैरोटीनिन जो रिलीज हुआ है ये वापस यहाँ पर आता है, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड स्टेप भी हो गया, हमने एक्टिवेटेड फैटी एसिड को क्या किया, मींस एसाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या किया, हम इसको ले गए। अब हम इस पर क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, थर्ड स्टेप जो होगा वो करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद है। थर्ड स्टेप है हमारे पास ये वाला प्रोसेस है। अब थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं, ये लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप जो है हमारे पास वो है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। थर्ड स्टेप हमारे पास है, थर्ड स्टेप वो है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। अब हमारे पास वो एसाइल कोएंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आया हुआ है उस पर क्या होगा, हमारे पास उसकी अब ऑक्सीडेशन होगी। अब ये वाला स्टेप नंबर 3 ये फर्दर 4 स्टेप पर मुश्तमिल है, ठीक है। पहला है हमारे पास ऑक्सीडेशन, पहला है हमारे पास ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हमने इसको ऐसे लिखा था। अब आर का मतलब है कि यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है इसका मतलब है कि यहाँ पर 7 कार्बन भी हो सकते हैं, 8 कार्बन भी हो सकते हैं, मींस 10 16 पता नहीं है। लेकिन हम एग्जांपल की तौर पर क्या लेंगे, पल्मेटिक एसिड लेंगे जो कि हमारे पास 16 कार्बन कंपाउंड है। वो जब हम बायोएनर्जेटिक्स करेंगे तो वहां पर हम इसको लेंगे। वैसे हम इसको क्या लेते हैं, इस तरह लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि और समझने के लिए CH2 CH2 CH2, ठीक है। ये हमारे पास एसाइल कोएंजाइम है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमें पता नहीं कि कितने कार्बन है, लेकिन हमने पल्मेटिक एसिड को लिया है जिसके हमारे पास इसमें 16 कार्बन मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये पास हम ऐसे करेंगे, क्या होगा हमारे पास, ये एसाइल कोएंजाइम अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आया हुआ है। ये हमारे पास है अल्फा कार्बन, ये हमारे पास है बीटा कार्बन। क्या होता है हमारे पास एंजाइम जो हम यूज करेंगे, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, ये वाला एंजाइम इसकी ऑक्सीडेशन करेगा। मींस यहां पर इसकी होगी ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर इसकी होगी रिडक्शन, ठीक है। अब यहां पर एक H रिमूव होगा, ठीक है, और यहां पर भी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास FADH2 रिमूव हो जाएंगे। और यहां पर फिर क्या बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। इसको मैं यहां पर लिखता हूं, अब इस प्रोसेस को मैं यहां पर लिखता हूं, अच्छा यहां पर लिखता हूं, ये हो जाएगा हमारे पास RCH2C। अब एक हाइड्रोजन यहां से एक यहां से चला गया, यहां से एक यहां से चला गया, तो हमारे पास क्या हो गया CH
डबल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पर आ गया CO और यहाँ पर कोएंजाइम A, ठीक है। तो ये क्या बना हमारे पास, एनोइल कोएंजाइम A, एनोइल कोएंजाइम A, ये हमारे पास बन गया। पहला स्टेप हमारे पास ऑक्सीडेशन वाला स्टेप हो गया, इससे हमारे पास एक FeDH2 पैदा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप जो है, स्टेप नंबर 3 का फर्दर सेकंड स्टेप हमारे पास है वो है हमारे पास हाइड्रेशन। अब एनोइल कोएंजाइम जो यहाँ पर बना था, इसकी हमारे पास क्या होगी, हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन का मतलब है कि हम इसमें हम क्या ऐड करेंगे, वाटर। तो हमारे पास इसका सॉरी CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये हमारे पास एनोइल कोएंजाइम A है, एनोइल कोएंजाइम A। एंजाइम जो हमारे पास यूज होगा वो यूज होगा एनोइल कोएंजाइम A हाइड्रेटेज। ये क्या कर हमारे पास यहाँ पर वाटर ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वाटर ऐड होगा, OH हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, OH इसके साथ, और एक H जो है हमारे पास इसके साथ बाइंड हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड फिर हमारे पास क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब ये डबल बॉन्ड हमारे पास खत्म हो जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास CH2 C, ये H तो एक यहाँ पर है तो ये यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और OH हमारे पास यहाँ पर इसके साथ बाइंड हुआ, ये बन गया OH, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड खत्म हो गया, ये C ये H, क्योंकि एक H ये है, ये एक H ये है, तो ये CH2 बन जाएगा और ये कोएंजाइम रहेगा। अब ये क्या बना हमारे पास, एनोइल कोएंजाइम से हमारे पास बना बीटा, ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। हाइड्रेशन वाला स्टेप भी हो गया क्योंकि हमने एनोइल कोएंजाइम A को हमने कन्वर्ट किया बीटा हाइड्रोक्सीसाइल कोएंजाइम A में, यहाँ पर हमने वाटर ऐड किया और डबल बॉन्ड भी हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। थर्ड स्टेप पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन। अब फिर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। थर्ड स्टेप जो है हमारे पास, स्टेप नंबर 3 मींस बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर का थर्ड स्टेप है हमारे पास, वो फिर से हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, अब इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। इसकी ऑक्सीडेशन कैसी होगी, हमारे पास एंजाइम कौन सा होगा, एंजाइम होगा हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब कैसे होगा, हमारे पास यहां से एक हाइड्रोजन यहां से क्या चला जाएगा, क्या यहां पर NAD+ मौजूद है, इसकी होगी ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगी। जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगी तो ये बन जाएगा हमारे पास NADH, ये यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, इसके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है OH के दरमियान, ये बॉन्ड, ये जब खत्म होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ये तो ऐसे हम लिख सकते हैं लेकिन हम फर्ज करें कि इसको हमने यहाँ पर लिया है, ये डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। वहां पर मैं लिखता हूँ, ये वाला जब जाएगा ये बॉन्ड, ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास RCH2। अब ये चला गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की फिर 4 वैलेंसीज पूरे हो गए तो वो किसकी शक्ल में आ जाएगा, H+ की शक्ल में। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और कैसे बन जाएगा, C हमारे पास हो जाएगा O CH2 CO कोएंजाइम A, ये NAD से NADH बन गया प्लस H+ आयंस। ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A से हमारे पास बना बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज। हियर NAD इज रिड्यूस्ड, ये हमारे पास रिड्यूस हुआ और इसकी हमारे पास क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप जो है वो है हमारे पास क्लीवेज। हमारे पास क्या है, क्लीवेज, वो है हमारे पास क्लीवेज।
लास्ट स्टेप है क्लीवेज। इसकी क्लीवेज कैसे होगी? क्लीवेज ऐसे होगी कि हम बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम में एक कोएंजाइम में ऐड करेंगे। हमारे पास बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम ए की क्लीवेज होगी तो इससे दो कार्बन फ्रेगमेंट बनेंगे। एक बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। मैंने बताया था कि हर ऑक्सीडेशन पर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, तो ये एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, ठीक है। एक बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए और एक बनेगा एसाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में जाएगा, वहां पर यूज होगा, और एसाइल कोएंजाइम ए पर फिर हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर थायोलेज एंजाइम हम यूज करते हैं। इसकी हमारे पास होगी ब्रेकडाउन। क्या होगी हमारे पास? ब्रेकडाउन ना, ये हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक बन जाएगा RCH2, एक ये प्लस CH3CO कोएंजाइम ए। ये हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए और ये हमारे पास एसाइल कोएंजाइम ए। ये दोबारा इस पर क्या होगी? बीटा ऑक्सीडेशन होगी इस पर, और ये कहां पर एंटर होगा? क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। उससे फिर मींस वो वहां पर इस्तेमाल होगा। अब ये हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन हो गई। अब मैंने कहा था कि हमने पल्मेटिक एसिड को लिया हुआ है, तब तक हमारे पास ये तो मैंने एक साइकिल किया, तब तक बीटा ऑक्सीडेशन होगी इस पर होगी जब तक यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए न बच जाए, मींस दो कार्बन न बच जाए, तब तक हमारे पास इस पर बीटा ऑक्सीडेशन होगी। अब बायो एनर्जेटिक की तरफ आते हैं, तब उसमें हम समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है कि आखिर में एसिटाइल कोएंजाइम ए बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन हो गया। अब बायो एनर्जेटिक्स की तरफ आते हैं कि हमने पल्मेटिक एसिड को लिया हुआ है, तो पल्मेटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हमें कितनी एटीपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं पल्मेटिक एसिड। पल्मेटिक एसिड मैंने कहा कि एक 16 कार्बन कंपाउंड है, क्या हमारे पास 16 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर आप एक बात मेंशन कर लो, ध्यान में रख लो कि हमने ये बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें हमारे पास एक FeDH2 प्रोड्यूस हुआ, एक NADH प्रोड्यूस हुआ। ये बात यहाँ पर नोट कर ले कि एक साइकिल में ये जो एक साइकिल हुआ, इसमें हमारे पास एक FeDH2 ये प्रोड्यूस हुआ और एक NADH पैदा हुआ एक साइकिल में। ये हमें देता है 1.5 ATP, ये हमें देता है हमारे पास 2.5 ATP। कुल मिला के कितने बन जाते? 4 ATP। इसका मतलब यह है कि एक साइकिल में कितनी ATP प्रोड्यूस होते हैं? 4 ATP। अब मैं पल्मेटिक एसिड मैंने कहा कि हमारे पास एक 16 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर मैं 16 कार्बन लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14 ये 15 ये 16, ठीक है। हमारे पास पहला साइकिल हुआ, 16 कार्बन कंपाउंड है, पहला साइकिल हुआ, ये पहला साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये पहला साइकिल हुआ, इसमें एक एसिटाइल कोएंजाइम भी रिलीज हुआ, पहला साइकिल, ठीक है। इस पर फिर हमारे पास दो कार्बन रिमूव हो गए, ठीक है। फिर हमारे पास इस पर दूसरा साइकिल भी होगा, फिर एक एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। ये दो कार्बन फिर रिमूव, हर बीटा ऑक्सीडेशन पर दो कार्बन रिमूव होंगे। फिर इस पर दूसरा साइकिल हुआ, तीसरा साइकिल, फिर हमारे पास एक और एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर चौथा हुआ, फिर एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर पांचवा एक और, यहाँ पर ये सारे इसमें जा रहे हैं, फिर एक और हुआ, फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम, फिर एक और हुआ, एक एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पर। अब यहाँ पर दो कार्बन रह गए। अब दो कार्बन का मतलब ये है कि जब आखिर में आप आओगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? ये एसिटाइल कोएंजाइम बचेगा, यहाँ पर फिर साइकिल नहीं होगी क्योंकि आपका ऑलरेडी पहला एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पर बच जाएगा। अब कितने साइकिल हो गए मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4
5 6 7 7 साइकिल हुए हैं और कितने एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक तो यहाँ पर बचा हुआ होता है ये 8। तो पल्मेटिक एसिड पर जब पूरी तरह बीटा ऑक्सीडेशन हो जाती है तो इसमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम पैदा हो जाते हैं और कितने साइकिल इस पर हो जाते हैं 7। अब देखो यहाँ पर हमने सीख लिया कि 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस हो जाते हैं और 7 साइकिल हो जाते हैं बीटा इस पर। पल्मेटिक एसिड पर कितने साइकिल हो जाते हैं इसमें 7 साइकिल हो जाते हैं, कुल 7 साइकिल हो जाते हैं। कितने एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस हो जाते हैं 8 एसिटाइल कोएंजाइम। अब मैंने कहा कि हर साइकिल में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं 4। तो 7 साइकिल में कितने प्रोड्यूस होंगे 7 × 4 = 28 मींस 7 के 7 साइकिल में कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे 28। अब यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम भी है। मैंने कहा कि एसिटाइल कोएंजाइम जो रिलीज हो जाता है वो क्रेब्स साइकिल में जाता है और क्रेब्स साइकिल में हर एसिटाइल कोएंजाइम 10 एटीपी मींस ये जब क्रेब्स साइकिल में चला जाता है ना तो ये कितनी एटीपी प्रोड्यूस करता है 10 एटीपी प्रोड्यूस करता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में 10 एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्रेब्स साइकिल पर पहले से हमारे पास लेक्चर हुआ है, ठीक है। 10 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। एक एसिटाइल कोएंजाइम 10 एटीपी प्रोड्यूस करेगा तो 8 कितनी प्रोड्यूस करेंगे 8 × 10 80 एटीपी 80 प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेंगे 80 एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये 80 और 28 कितने हो गए प्लस 80 108। अब हमारे पास मैंने कहा कि पल्मेटिक एसिड जो है वो कितनी एटीपी इसका एक मॉलिक्यूल कितनी एटीपी देता है। अब 108 नहीं लिखोगे आप, यहाँ पर देखो हम जब फैटी एसिड की एक्टिवेशन कर रहे थे वहां पर हमने 2 एटीपी यूज किए थे। अब फैटी एसिड की एक्टिवेशन एक बार होती है क्योंकि हम उसको एक्टिवेट कर लेते हैं फिर मिटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाते हैं फिर सारा प्रोसेस होता है। तो फैटी एसिड की एक्टिवेशन एक बार होती है तो वहां पर 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, सॉरी यूज हुए थे। अब यहाँ पर क्या आएगा मैं लिखता हूँ 108 एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं। अब नेट एनर्जी नेट एटीपी हम लिख लेंगे जो ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो एनर्जी प्रोड्यूस माइनस एनर्जी लॉस या एनर्जी कंज्यूम भी लिख सकते हो। कितने हुए हैं मैंने यहाँ पर लिखे 108 प्रोड्यूस हुए हैं और 2 यूज हुए हैं 2 एटीपी। तो ये कितने बचाएंगे 106 नेट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल पल्मेटिक एसिड का 106 एटीपी देता है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो ये तो हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।